हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में का स्वागत है। आज अपन राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षा पशु परिचर के लिए पार्ट बी जो 45 नंबर का आने वाला है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर, पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं आपको इस चैनल के ऊपर राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती के लिए राजस्थान जीके का पोर्शन भी करवा रहा हूं, और साथ साथ में पार्ट बी की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस बीच बीच में लेके आते हैं अपन। और उसके अलावा मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में साइंस की क्लासें करवा रहा हूं, और वो साइंस की क्लासें पशु परिचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे जितनी भी क्लासेज हैं जो पशु परिचर से संबंधित है, और एसएससी जीडी में जो साइंस की क्लासेज हैं, तो वो जाके जरूर देखिएगा। सारी की सारी क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चंस को मैं डिटेल में समझाता हूं कि कैसे अपने को आंसर याद रखना है और किस तरीके से आंसर को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो अच्छे से देखिएगा। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट? इसका सही आंसर होगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिएगा, फ़ारेनहाइट में इसका तापमान दिया गया है। अगर मान लो आपसे वो डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान पूछ ले, पहले तापमान को ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में मापा जाता था। जैसे स्वस्थ मनुष्य, जैसे अपन स्वस्थ हैं अभी, तो स्वस्थ मनुष्यों का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही मुर्गी के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में तो अपने को दे रखा है 107 डिग्री। अब इसको मान लो डिग्री सेल्सियस में बदलना आना चाहिए, तो आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का मैं आपको सूत्र बता देता हूं। उसके बाद में आप कोई भी मान आपको दिया गया हो फ़ारेनहाइट में, आप उसको डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो, और डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो उसको आप मान फ़ारेनहाइट में देख सकते हो। तो इसका सही आंसर देखिएगा, इसका सही आंसर तो हो गया 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर मान लो इसका मान डिग्री सेल्सियस में पूछे, तो आपको फ़ारेनहाइट से कैसे में बदलना है? तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा। फ़ारेनहाइट बराबर में आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में आएगा अपने पास में 9/5 गुना गुना अपने पास में डिग्री सेल्सियस और प्लस 32 ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस से बता देता हूं। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी अपन इस मान को बदल के भी देखेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो देखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर में अपने पास में होगा 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद, +32। ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है। अब अपने पास में 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मान दे रखा है, तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 107 डिग्री, तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान लिख लिया। फिर +32 है, तो ये +32 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो -32। अब ये 9/5 है, तो 9/5 अगर बराबर के इस तरफ जाएगा तो वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा होगा तो ये देखिएगा 107 -32 गुणा 5/9 में बदल जाएगा। ये गुणा 5/9 बराबर में डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। बराबर में क्या रह जाएगा? डिग्री सेल्सियस का मान रह जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 41.66 डिग्री सेल्सियस। 41.67 लिख सकते हो, या 41.66 ऐसे करता चलेगा भाग। तो इसको याद रखिएगा, 41.67 डिग्री या 41.66 डिग्री सेल्सियस मुर्गी के शरीर का तापमान है। डिग्री सेल्सियस में तो 41 डिग्री सेल्सियस, और 41.66 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप, आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं वो आप अच्छे से समझ में गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। गाय के मांस को, भैंस के मांस को, बकरी के मांस को बहुत बार पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? बीफ, मटन, वेनिसोन या केरा बीफ? इसका सही आंसर होगा केरा बीफ। भैंस के मांस को केरा बीफ कहते हैं। तो बीफ किसके मांस को कहेंगे? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बीफ, गाय के मांस को तो बीफ कहेंगे, और भैंस के मांस को केरा बीफ कहेंगे। भैंस है तो इसका याद रखिएगा केरा, और गाय के मांस को कह देंगे बीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बकरी के औसतन गर्भकाल कितने दिन का होता है? 160 से 168 दिन, 148 से 150 दिन, 150 से 160 दिन, या 148 से 156 दिन? तो इसका सही आंसर होगा 148 से लेकर के 150 दिन, तो लगभग 150 दिन। आप याद रखिएगा, लगभग 150 दिन। 148 से 150 दिन मतलब लगभग पूरा पूरा 150 दिन बकरी का औसत गर्भकाल होता है। अब आपको इसका महीने में मान पूछ रहे, दिन को बजाय आपको महीने में मान दे, तो आप 150 में 30 का भाग लगा के महीना निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा, लगभग 5 महीना, 5 महीने के आसपास, लगभग 5 माह का आसपास गर्भकाल होता है। 5 माह के आसपास बकरी का गर्भकाल होता है। तो इसका सही आंसर 148 से 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम ही नहीं किया जाता है? लंपी, धनुषवाय, थनेला या एंथ्रेक्स? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एंथ्रेक्स बीमारी के अंदर पशु का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, एंथ्रेक्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ये अपन जानेंगे। तो सबसे पहले एंथ्रेक्स से संबंधित चीजें जानते हैं। एंथ्रेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप देखिएगा, प्लीहा ज्वर कहा जाता है इसको। प्लीहा क्या होती है? तिल्ली। प्लीहा ज्वर को इसको कहा जाता है। इसको जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है, जहरी बुखार, ये जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और तिल्ली रोग, प्लीहा ज्वर है तो इसको तिल्ली रोग भी कहा जाता है, इसको गिल्टी रोग भी कहा जाता है, इसको गिल्टी रोग भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे नाम लिख लीजिएगा। और इस रोग में रोग कारक कौन होता है? इस रोग में, एंथ्रेक्स रोग में रोग कारक जीवाणु कौन सा होता है? उसका नाम पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, बेसिलस, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस इसमें जीवाणु है। ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? जो बीमार पशु है उसके रक्त व उत्तकों में, बाल व खाल वगैरह वाली जगहों पर यह जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस जाकर के जमा हो जाता है या फिर जाकर के रुक जाता है। और यह बीमारी जेनेटिक बीमारी है। यह बीमारी क्या होती है? एंथ्रेक्स बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है ये, जो कि जेनेटिक बीमारी होने की वजह से ही इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैल जाती है। इस वजह से एंथ्रेक्स बीमारी में पशुओं के मरने के पश्चात पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो आप, आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूं आप समझ चुके होंगे पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में हो जाती है। इस वजह से यह बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। और इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित मतलब पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा, भेड़। ये सबसे ज्यादा भेड़ों में होने वाला रोग है। और साथ साथ में ये गाय, भैंस, बकरी में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आप याद रखिएगा भेड़ में ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ये रोग। और इसमें क्या क्या होता है, मतलब पशु के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं? मुंह के अंदर से, नाक के अंदर से, गुदा के अंदर से इसमें काला खून निकलने लग जाता है, झागदार काला खून निकलने लग जाता है, उसको बुखार होने लग जाता है पशु को, भेड़ को। मतलब पशु में भेड़ भी आ गई, चाहे गाय वगैरह हो तो सभी आ गए, उनको बुखार होता है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का उनका बुखार होने लग जाता है। सांस लेने में तकलीफ, पैर फूल जाते हैं, जमीन पर भी पड़े रहते हैं तो उनको दांत किटकिटाते रहते हैं, और अंत में खून के दस्त होने लग जाते हैं उसको। इस वजह से ये पोस्टमार्टम, इसमें जेनेटिक रोग होने की वजह से इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता और अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स बीमारी। जीवाणु का इसका रोग कारक कौन है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस, मैंने ये लिखवा चुका हूं। ये सारी क्लास आप एक बार वापस देखिएगा और जो भी फैक्ट लिखवाए हैं वो आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरे के मांस को कहते हैं, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? बीफ, पोर्क, चेवन या मटन? तो इसका सही आंसर होगा चेवन। बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? तो चेवन। ये सीधे फैक्ट आपको याद रखने हैं, सीधे नाम याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में आफरा रोग किस कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पशुओं में आफरा रोग। आफरा रोग क्या होता है? आप सभी जानते हैं, आफरा मतलब पेट फूल जाना। तो पेट फूल जाना रोग किस वजह से होता है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो आफरा रोग समझ चुके हैं। आफरा रोग का मतलब क्या हो गया? आफरा रोग का मतलब हो गया पेट में मतलब सूजन आ जाती है और पेट फूल जाता है। ये किस वजह से होता है? ये जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, फफूंद जनित रोग है, या आहार जनित रोग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यह आहार जनित रोग है, आहार से होने वाला रोग है, इसको आफरा रोग भी बोला जाता है। और एक फैक्ट याद रखिएगा इसके साथ में, इस रोग का एक नाम याद रखिएगा। इस रोग को क्या कहा जाता है? आफरा रोग अगर आपके सामने नहीं लिखा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखिएगा, टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस, इस रोग को क्या कहा जाता है? टिम्पेनाइटिस रोग भी कहा जाता है। टिम्पेनाइटिस रोग या आफरा रोग एक ही नाम है, और यह आहार खाना ज्यादा खा लेता है, आहार ज्यादा खाने की वजह से ये रोग हो जाता है। तो पशुओं में आफरा रोग आहार जनित रोग है, आहार से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भैंसों में श्वसन दर, श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन भी। तो भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है? 30 से 32 प्रति मिनट, 18 से 22 प्रति मिनट,
15 से 20 प्रति मिनट, 15 से 17 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15 से 20 प्रति मिनट। मतलब प्रत्येक मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में वो 15 से 20 बार श्वसन करती है। सांस अंदर व बाहर लेने का कार्य 15 से 20 बार वो करती है, ये आपको ध्यान रखें। तो 15 से 20 मिनट प्रति मिनट वह श्वसन गति होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ों के समूह को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए ये ऐसे नाम देके आपको कंफ्यूज करेगा, ये सारे इंग्लिश नेम, इंग्लिश वर्ड्स होंगे इनके, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स भी वो आपको दे सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड, फ्लॉक, क्लाउड या ट्रिप। इसका सेंस होगा फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप। ग्रुप ऑफ शिप मतलब भेड़ों का समूह है, इंग्लिश में इसको शिप बोलते हैं, SHEEP, शिप। तो ग्रुप ऑफ शिप क्या कहलाता है? भेड़ों का समूह क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पशुओं के आंतरिक परजीवी को, जो अंदर उसके परजीवी है, पेट मतलब शरीर के अंदर मौजूद परजीवी है, परजीवी मतलब जो अंदर जाकर जीवन यापन कर रहे हैं अपना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो परजीवी के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पशुओं के अंदर जाकर के रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो परजीवी को मारने के लिए कृमिनाशक के रूप में कौन सी दवाई, कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए? कब पिलानी चाहिए? वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में एक बार, या प्रत्येक महीने पिलानी चाहिए? तो इसका सही होगा वर्ष में 2 बार यह दवाई पशुओं को पिलाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी क्लास और देखने के लिए कमेंट करके जरूर लिखिएगा क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले ऐसी क्लास और लेके आने का। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीला थोथा का उपयोग पशुओं के किस कार्य के लिए किया जाता है? नीले थोथे का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तेजक के लिए, विरेचक के लिए, जीवाणुनाशक के लिए, या कृमिनाशक के लिए? नीला थोथा, नीले थोथे का जल के अंदर उसका मिश्रण बना करके पशुओं के आसपास, जहां पे पशु रहते हैं उसके आसपास के जो एरिया है, आसपास का जो स्थान है, वहां पे छिड़काव किया जाता है कृमिनाशक के रूप में। किस लिए? कृमिनाशक के रूप में पशुओं में नीले थोथे का उपयोग पशुओं के किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कृमिनाशक के रूप में नीले थोथे का उपयोग किया जाता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए होंगे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।